भैया जी कहिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी, आपका अपना शो जिसमें एक फोन नंबर होता है, जिस फोन नंबर के जरिए आप अपनी बात, अपना एजेंडा, अपनी समस्या को हमारे साथ साझा करते हैं। आज भी आपके पास एक फोन नंबर होगा जिस फोन नंबर के जरिए आप अपनी बात हम तक पहुंचाएंगे और अपनी बात कहेंगे। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं और वो ये कि आज बिहार चुनाव का आगाज, या कहें कि बिहार चुनाव की घोषणा हो गई। यहाँ नंबर यह है 01204341 इस पर आप अपनी बात कह सकते हैं। आज बिहार चुनाव के ऊपर मुद्दा है, बिहार चुनाव का एजेंडा है, इसी पर बातचीत के सिलसिले को अपने मेहमानों के साथ जोड़ेंगे। लेकिन मैं एक बात जिसको कहना चाहता था वो पहले मैं कहूंगा, वो ये था कि ये बात कही जाती है और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत अहम बात होती है कि बिहार में चुनाव है, इससे बड़ा चुनाव नहीं माना जाता कोई। कहा कि बिहार का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव, और इस बार मैं चाहे इसको तंज समझे, चाहे जो, इसकी गूंज या इसकी धमक या इसकी आवाज बहुत पहले से सुनाई पड़ने लगी थी। जी हाँ, इशारा यह था कि महाराष्ट्र मुंबई में जो था वहां से सुनाई पड़ने लगा था कि ये तो सब कुछ बिहार चुनाव के लिए है। लीजिए साहब, बिहार चुनाव की तारीखें भी आ गई, घोषणा भी हो गई, लेकिन ये कैसा आगाज था जो आज बिहार में पटना की सड़कों पर दिखाई पड़ा। यह कैसा आगाज है, यह कैसी शुरुआत है? क्या बिहार का चुनाव इस बार कुछ ऐसा ही होगा, इसी तरह से दिखाई पड़ेगा? जी हाँ, ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये जो विजुअल आप राइट हैंड पे देख रहे हैं, ये कैसा बिहार का चुनाव की आज घोषणा हुई और उससे कहीं यह दृश्य ये सामने था। जी हाँ, ये बात सही था कि आज विपक्षी पार्टियों ने, कई विपक्षी पार्टियों ने किसानों के मुद्दों या किसानी के मुद्दे पर देश में एक बंद का ऐलान किया था, जिसमें कई लोगों ने इस ऐलान का समर्थन किया था। और यही जहां पप्पू यादव जी बैठे हैं जन अधिकार पार्टी के, वो भी उनकी भी पार्टी ने इस बात को कहा था और वो बीजेपी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और ये दृश्य सामने देखने को मिला। फोन नंबर मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं क्योंकि वो बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके जरिए हम आपसे जुड़ते हैं। और वो नंबर मैं कहूंगा एक बार अपने प्रोड्यूसर से कि वो एक बार नंबर फिर से नुमाया किया जाए, दिखाया जाए। 01204341 01204341 इसके जरिए आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। बिहार के चुनाव के बाबत हो, बिहार से जुड़ा हो, या फिर कहीं कोई मुद्दा आपको लगता है कि नहीं ये मुद्दा बहुत अहम है जिसे मैं कहना चाहता हूं या कहना चाहती हूं, तो आप बिल्कुल हमारे तक पहुंचाइए। लेकिन मैं सबसे पहले जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो मेहमान हमारे साथ, उनसे तारुफ करा दें। जफर इस्लाम साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जफर इस्लाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पप्पू यादव अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ ए.के. वाजपेयी साहब प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी हमारे एलजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नवल किशोर प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पप्पू यादव जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। बीच में कॉलर्स का जरूर फोन आएंगे तो मैं बीच में रोकूंगा या उनका सवाल लूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कैसा आगाज है, ये बिहार चुनाव में ये दृश्य देखने को मिल रहा है, ये मारपीट देखने को मिल रही है, ये कैसी चीज है? इसके लिए तो नहीं जानते, या इसके लिए तो हम लोग बिहार चुनाव को नहीं कह रहे थे कि सबसे बड़ा चुनाव है। पप्पू यादव जी, आप आश्चर्य होगा कि गुजरात में किस तरीके से बिहारियों को पीट करके ट्रेन में भेजा गया था, और अभी कोरोना वायरस में क्या स्थिति भी आप जानते हैं। मैं आज जब पूरे भारत के लोग सड़कों पर थे, हरियाणा, चंडीगढ़, हमारे एक एक देश के विपक्ष की सड़कों पर थे, और हम लोग जब घर लौट रहे थे तो छात्र और हमारे एक्स एमएलए रामचंद्र जी बीजेपी कार्यालय के बगल से वहाँ से लौट रहे थे। किस तरीके से उस एमएलए पर लाठी चार्ज हुआ है, आप ये भगवा के गुंडे जिस तरीके से मारे हैं चारों तरफ से घेर करके, आप उसकी स्थिति देख लीजिए। अस्पताल में उनके ब्रेन में चोट है, उनका हाथ टूट चुका है, आप स्थिति देख लीजिए। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये जिस तरीके से आज विचलित हो चुके हैं बिहार में, ये बहुत बड़ी बात करते हैं। मैंने इनको बहुत गंभीरता से कहा कि 30 साल बनाम 3 साल मैं प्रतिज्ञा पत्र को लेकर शपथ पत्र के साथ आया हूँ, कोर्ट के एफिडेविट के साथ। मैंने कहा कि आप दोनों आदमी अलग अलग चुनाव लड़ लीजिए, आपको बहुत दावा है। कभी आप मोदी जी को कहते हैं कि मैं एक बार नहीं जाऊंगा, कभी आरएसएस गलत है, कभी डीएनए खराब हो जाता है। और इस स्थिति में बीजेपी में लाठी भाला फरसा जिस तरीके से पूरे तरीके से, यदि कोई गलती किसी से होती
तो मैं कहता कि ये गलत है। क्या लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का जो सत्ता में है, क्या उसका विरोध या मंत्री का विरोध करने का क्या कोई तरीका नहीं है? 2, 1, क्या यदि गलती किसी पार्टी ने की तो क्या उसके लिए कानून, पुलिस और संविधान नहीं है? क्या आप लाठी भाला लेके इतना मारोगे कि मारते मारते मार दोगे, जिस तरह जगदेव बाबू को मारते मारते मार दिया? और जो परिस्थितियां हैं उसमें समझने की जरूरत है कि किस तरीके से 56-60 लाख पानी में लोग हैं, और जब कोई विरोध करता है तो ये किस तरीके से लाठी गोली, एक बार नहीं, कोरोना वायरस में भी क्वारंटाइन में इसने कितने को पीटा है आपका अंदाजा नहीं होगा। 60 लाख लोग, 3 हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है, कहीं भी पूरा का पूरा बिहार तबाह हो चुका। इनके आपदा सिंचाई मंत्री कहीं नहीं निकले। राइट साहब, पप्पू जी मैंने बात ली, जनता ने विरोध किया, एमएलए का विरोध किया जी। राइट सर, मैंने आपकी बात ली, आपके पॉइंट्स हमने लिए और मैंने यही पूछा जी। बिल्कुल, आपको ऑफ कोर्स मैं आपसे ही मैंने आगाज किया, आज ही उसको दृश्य को भी दिखाया। मैं बिल्कुल जफर इस्लाम साहब आपसे बिल्कुल जानूंगा कि जिन्होंने एक अल्फाज इस्तेमाल किया, भगवा के गुंडे, ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पप्पू जी ने अभी बोला, मैं ये जानना चाहूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले एलजेपी के जो प्रवक्ता यहां पे मौजूद है, ए.के. वाजपेयी साहब, मैं आ रहा हूं। जफर साहब, मैं आपसे जवाब चाहेंगे क्योंकि आपके ऊपर सीधे इन्होंने कहा, लेकिन मैं एलजेपी के प्रवक्ता जो यहां पे मौजूद है, ए.के. वाजपेयी साहब बताइए, ये आगाज है बिहार चुनाव का। मैं बिहार चुनाव में बहुत सारी चीजें जानता हूं और बिहार चुनाव को देश का सबसे बड़ा चुनाव मानता हूं, और मानता हूं एक्सपेरिमेंट के तौर पे उससे बड़ा चुनाव कोई नहीं होता देश में। लेकिन ये आगाज है, ये तरीका है, ये यहां से शुरुआत होगी। एलजेपी के प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी साहब। नहीं भाई, नहीं, अरे नहीं प्रतीक बाबू, आप गलत समझ रहे हो, ये बिल्कुल गलत समझ रहे हो। देखिए, एफआईआर लॉन्च हुई होगी, अगर कोई मारपीट की एफआईआर इन्होंने कराई है तो बाकायदा एफआईआर लॉन्च हुई है और पुलिस अपना काम करेगा। और ये देखिए, एक बात और सुन लीजिए प्रतीक जी, एक बात और सुन लीजिए जरा ध्यान से, ये राजनीतिक स्टंट भी होते हैं। ये मुझे ना समझाइए, हम 40 साल से राजनीति देख रहे हैं, माफ करना, ये किसी पे आरोप लगाना तो बड़ा आसान है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? एक सेकेंड प्लीज सुनिए, इसकी सच्चाई क्या है ये तो पुलिस ही जानेगी ना। वाजपेयी भाई, अरे सुनिए ना पप्पू जी, सुन लो ना, बीच में ना बोलो, आपके नेता आप बोलिए, अब हम बोल रहे हैं। अरे यार सुनो तो सही, पहले सुन लो ना, तब आगे चलेंगे ना। ऐसे ना आप, अरे सुनो ना, ये देखिए ऐसा है ना, ये अगर किसी ने कानून अपने हाथों में लिया है तो पुलिस उसके लिए है ना, पुलिस अपना देखभाल करेगी, उनको पकड़ेगी, उनको अरेस्ट करेगी, उनको सजा दिलाएगी। लेकिन आप क्यों कानून तोड़ेंगे? नहीं, आप क्यों कानून तोड़ेंगे, ये भी तो जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर 144 लगी हुई है वहां पे, तो आप मुख्यमंत्री के आवास पे क्यों घेराव करेंगे जाके? नहीं, गुंडाई तो आप करना चाह रहे हैं और आरोप दूसरों पे लगा रहे हैं। देखिए, ये नहीं चलेगा। पप्पू यादव जी, आप बढ़िया आदमी हैं, आपकी राजनीतिक पार्टी है, वोट मांगिए, उसमें किसी वाजपेयी जी 144 ऐसे नहीं होगा, मैं बोल दूंगा फिर आप जवाब देंगे। और सभी दलों ने कभी नहीं तोड़ा किसानों के आंदोलन के भाई, मेरी बात का जवाब आप देना, बकायदा देना। मतलब आप कानून भी तोड़ोगे और आरोप भी लगाओगे तो ये तो चोरी और सीना चोरी वाला मामला हो जाएगा भाई। देखो, ये हमें राजनीति ने सिखाई है। कानून तोड़ेंगे तो इसको जांच करने दीजिए, किसने मारा, कानून तोड़ेंगे तो किसलिए मारा गया, पुलिस ने तो नहीं मारा, पुलिस ने तो नहीं मारा लाठीचार्ज। जो पिक्चर दिख रही है, ये किसके आदमी है? बिल्कुल सही, ये किसके आदमी है, ये कौन तय करेगा जी? भाई ये भी तो हो सकता है। डॉक्टर नवल किशोर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अरे भाई, डॉक्टर नवल किशोर भी जुड़ गए। माफ करना भाई साहब, ये नहीं, हम नहीं सहेंगे। हमें पूरी तरीके से मालूम है चीजों का, हमने 40 साल से राजनीति के हर पहलू को देखा हुआ है। कहां तक जाती है ये लड़ाई? झूठे केस बनाए जाते हैं, इसका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाए इसलिए झूठे आरोप लगवाए जाते हैं, झूठे एफिडेविट दिए जाते हैं। क्या बातें कर रहे हो? इसको ना विषय को छेड़िए। विषय यहाँ है कि चुनाव आयोग ने चुनाव की अपने नेता से बात कर लीजिए। बात देखिए, अरे भैया, हमने सबसे बात करके यहाँ बैठे हुए हैं, ऑथराइज बैठे हुए हैं। पप्पू यादव जी वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और ऑथराइज हैं। कृपया बीच में ना बोलो, नहीं चलेगा मामला, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, हमें अपनी बात रखने दीजिए, आप जवाब दे दीजिए।
हमारा भी तो अपना ओपिनियन है ना। देखिए होगा क्या। ठीक है पप्पू यादव जी, मैं आ रहा हूँ। पप्पू यादव जी मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर नवल किशोर भी जुड़ गए, मैं आ रहा हूँ सर। दोनों के पास आ रहा हूँ। एक कॉलर है हमारे साथ, जम्मू से कुछ है, वो कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ पप्पू यादव जी, आप बिल्कुल रिप्लाई करिएगा। मैं आ रहा हूँ, मैं जानना चाहूंगा कि बिहार चुनाव में क्या कुछ है, मैं जानूंगा। लेकिन कॉलर हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। जी सवाल पूछिए। सवाल पूछिए सर। सवाल पूछिए जितेंद्र शर्मा जी। हाँ जी जय माता दी। आप सवाल पूछिए जी। सर हमारे जम्मू में जितने भी एमपी जीते हैं ना, वो अब हाँ सर हमारे जम्मू में जितने भी एमपी जीते हुए हैं ना बीजेपी के, सब प्रधानमंत्री के ऊपर उनके मतलब के देश पे जीते हुए हैं। लेकिन और उनका काम देखोगे ना आप, जितने भी काम हुए हैं, चाहे तालाबों के, चाहे प्ले ग्राउंडों के, चाहे कहीं के, कोई भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और करोड़ों अरबों रुपए की लूट छूट हुई है। ब्लॉक बलवाल में चले जाओ, आप नरगोटा कॉन्फ्रेंस में चले जाओ, कहीं भी आप इंक्वायरी कर लो तो आपको इतने मिलेंगे कि जिसकी कोई मतलब की जानकारी मतलब अब से ज्यादा हो जाएगी। राइट सर। जी सर जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आपने कहा कि प्रधानमंत्री के नाम पे, प्रधानमंत्री के काम पर चुनाव जीते हैं, लेकिन योजनाएं, परियोजनाएं अभी भी अधूरी पड़ी हैं और आपने उन परियोजनाओं का इशारा किया। उम्मीद करते हैं कि वहां तक बात पहुंचेगी जहां पे इस बात को पहुंचना चाहिए, और योजना परियोजना जो कि लोगों का अधिकार है वो जल्दी से पूरे होंगे। मैं अशोक वानखेड़े जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं, आप हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर नवल किशोर कुछ अपनी बात कहना चाह रहे हैं और बिहार चुनाव के ऊपर आगाज है, उसके बाद अशोक वानखेड़े जी मैं आपके पास आता हूं। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर नवल किशोर अब सवाल पूछे तब तो। सवाल यह है कि बिहार चुनाव का आगाज है, और बिहार चुनाव के आगाज में ये शुरुआती जो विजुअल हैं ये अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि बिहार चुनाव कहां पे है। और आपकी पार्टी ने तो कह दिया कि एनडीए इस बार बिल्कुल साफ होने वाली है, एनडीए तो कहीं दिखाई नहीं देने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात है। मार्च के महीने से, मार्च अप्रैल मई आज तक जो चीजें हमने बिहार में देखी और बिहार के लोगों ने जो दर्द और पीड़ा झेला है, वो चाहे बिहार के मजदूर हों जो पलायन करके बिहार से बाहर गए थे, या जो कोरोना के दौर में जो मरीज हैं, जिस तरह से कोरोना मिसमैनेजमेंट के शिकार हैं, जिस तरह से बेरोजगारी वहाँ पर चरम सीमा पे है, जिस तरह से देश के सबसे ज़्यादा गरीब बिहार में रहते हैं, जो जितने भी समस्या है बिहार में, वो चाहे शिक्षा से हो, चाहे स्वास्थ्य प्रणाली से हो, वो सारे चीज़ लोगों ने खुद झेले हैं। इसलिए और 15 साल का समय कम नहीं होता है। उसके बाद अगर बीजेपी ये कहती है कि आत्मनिर्भर बिहार की अब हम बात करेंगे, तो ये तो हास्यास्पद है। अब नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमने सारा सिस्टम ठीक कर दिया है 15 साल में, तो ये हास्यास्पद है। वहाँ पे जो काम उन्होंने किए हैं, मान लीजिए कोई उदाहरण के तौर पे अगर देखें कि जो निर्माण जिसका वो हवाला देते हैं, उसमें ब्रिज उद्घाटन के दिन टूट जाता है, उद्घाटन के पहले टूट जाता है, उद्घाटन के 1 महीना बाद टूट जाता है। ये सारे दृश्य लोगों ने देखे हैं और सारे पीड़ा वहाँ के लोगों ने झेले हैं। तो ये सही वक्त है कि नीतीश कुमार और एनडीए जो उनके साथ में भाजपा है, वह उनका जाने का समय तय हो गया है। और अगर ये बात आरजेडी कह रही है तो उसका साक्ष्य आप बिहार में देख सकते हैं। जफर इस्लाम साहब, एनडीए पर एक इल्जाम है और पप्पू यादव जी ने आपको सीधा सवाल, आपका विजुअल कट गया था, लिहाजा पप्पू यादव जी ने जो कहा था वो सीधा आपसे पूछा था। वो अल्फाज भी मैंने कहा था कि भगवा गुंडों का उन्होंने इस्तेमाल किया था शब्द का, अल्फाज का। और दूसरा इन्होंने आरजेडी का किया। बिहार के चुनाव का आगाज हो चुका है, बातचीत का सिलसिला जुड़ा है, लेकिन दृश्य ऐसे आ रहे हैं तो लोगों ने, लाजमी था कि आज प्रोग्राम मैंने वहां से शुरू किया, लेकिन मैंने जो जिक्र किया था कि धमक और गमक जो थी वो मुंबई में भी सुनाई पड़ रही थी बिहार चुनाव की घोषणा से पहले। जफर इस्लाम साहब जी, जफर इस्लाम साहब। जफर साहब आपको ऑडियो आ रही है, मेरी बात सुनाई पड़ रहा है? जफर साहब राइट सर। अशोक वानखेड़े जी के पास जाना चाहता हूं। अशोक वानखेड़े जी, आप हमारे साथ शरीक थे, कल भी शरीक थे और आज भी हमारे साथ हैं।
एक तरफ मुंबई में पूरी व्यूह रचना बन रही थी और आज जो व्यूह रचना के जो ये दृश्य हैं सामने पटना बिहार में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाह रहा था और वो ये था कि चुनाव की घोषणा हुई तो ठीक है, लेकिन चुनाव की पृष्ठभूमि तो पहले ही मुंबई में बनने लगी थी। लोगों ने कहा था कि ये मुद्दा, और आपको लगता है कि जो मुद्दे मुंबई में थे वो मुद्दे बिहार में इमोशनली वो मुद्दे चार्ज अप होंगे और इस बार चुनाव जो होगा कुछ मुख्तलिफ तरीके से दिखाई पड़ेगा जहां तक बिहार चुनाव का सवाल है? अशोक वानखेड़े जी, ये सुशांत सिंह राजपूत की हत्या आत्महत्या का जो केस उठा था और बिहार प्राइड की बात बार बार हो रही थी कि बिहार के साथ अन्याय हो रहा है, मराठी वर्सेस बिहार करने का प्रयास किया गया था, तभी मैंने कहा था कि इसमें राजनीति ज्यादा है और इसमें वो केस के प्रति कोई इतना लोग सेंसिटिव, मतलब जो करने वाले हैं वो उसको राजनीति ढूंढ रहे हैं। उसके बाद दिखाई देता है कि बीजेपी जिस हिसाब से वहां पोस्टर लगा रही है कि न्याय अन्याय होने नहीं देंगे, न्याय दिलवा के रहेंगे, लेकिन बिहार की जनता भी इस देश में वो जनता है कि जो हमेशा ये जाना जाता है कि पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अवेयर है। आज बिहार में यदि देखा जाए तो कोविड का जो प्रकोप हुआ उसमें बिहार सबसे ज्यादा एक्सपोज हो गया। बिहार का हेल्थ सेक्टर इतना जबरदस्त एक्सपोज हुआ है कि 0.11% पर 1000 वहां बेड है हॉस्पिटल में, ये सर्वे बता रहा है। बिहार में पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, इंडिया का 2 पॉइंट कुछ है, बिहार में 3.4 है। वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि हर 25% में हर चौथा ग्रेजुएट वहाँ अनएम्प्लॉयड है। बाढ़ की स्थिति 2005 में नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ने के टाइम कहा था यदि मैं चुनाव जीत जाता हूं, सत्ता में आता हूं तो 5 साल के अंदर मैं बाढ़ को नियंत्रण करके दिखाऊंगा। आज 15 साल हो गए, बाढ़ की स्थिति वैसी की वैसी है। करीब 2000-2500 के आसपास पंचायतें 16 जिलों में और 34 लाख लोग इससे अफेक्टेड हैं। और जो ये माइग्रेशन हुआ है कोविड के टाइम पे, जो प्रवासी मजदूर वापस आ गए हैं, जिसको मैं अतिथि मजदूर कहता हूँ, तो ये जब मजदूर वापस आ गए तो बिहार में जो उनकी स्थिति हुई वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को ये सोचने के लिए मजबूर करेगी कि लगातार आजादी के बाद कांग्रेस हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो, कोई भी दल हो, हर दल ने वहां सत्ता की है, सत्ता भोगी है, लेकिन बिहार की जनता के सवाल। मैं पप्पू जी आ रहा हूं, एक कॉलर है जफर साहब के बाद आऊंगा। जफर साहब का प्रॉब्लम हो रही थी उसमें ऑडियो की, मैं आऊंगा जफर साहब के बाद, लेकिन एक कॉलर है अनिल दिल्ली से कुछ कहना चाहते हैं। जी अनिल जी बोलिए। हाँ सर नमस्कार। प्रदीप जी एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये अपना सारे जो नेता हैं या जो भी चल रहा है इस वक्त, वो उनको गरीब आदमी की किसी की चिंता है? और मैं बीमार आदमी हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं। आज मेरी कंडीशन ऐसी है कि कुछ लोगों से कर्ज लेने के बाद आज वो लोग मुझे धमका रहे हैं, मेरी फैमिली को जान का खतरा है। मैंने पीएम को लिखा, सीएम को लिखा, न्यूज चैनल को लिखा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर जी। तो क्या गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है सर आपके यहाँ पर? सर आप सुन रहे हैं मेरी बात को? आप क्या काम करते हैं सर? बिल्कुल सुन रहे हैं सर, बिल्कुल सुन रहा हूं। सवाल पूछा मैंने, आप क्या काम करते हैं? मैं सर ड्राइवर हूँ, ड्राइवर था सर, 3 साल से मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। मुझको सर्वाइकल है, शुगर है, बीपी की प्रॉब्लम है, उस वजह से मुझे कर्जा लेना पड़ा। और आज 7 महीने से तो बिल्कुल मैं घर के अंदर पैक हूँ सर। आपने मुख्यमंत्री, मैं बाहर निकल पा रहा हूँ ना, जा पा रहा हूँ मुख्यमंत्री ऑफिस को। सॉरी सर, मैं आपके नंबर को सर, मैं आपके नंबर को रखवाता हूं। जरूर अनिल जी के नंबर को रखा जाए और प्रोग्राम के बाद जरूर बात की जाए और पूछा जाए। लेकिन जफर इस्लाम साहब नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। पप्पू यादव जी ने जो बात कही थी, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। पूरी बात सुन नहीं जी आ रहा हूं पप्पू जी, आ रहा हूं। जफर साहब रिस्पॉन्ड करेंगे पहले। बिल्कुल सीधा सवाल था। पप्पू जी ने कहा कि जो दृश्य आप सामने देख रहे थे, जो दृश्य आप सामने देख रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि भगवा गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया पप्पू यादव जी ने। पूरे बिहार में सबको मालूम है, बल्कि पूरे देश में मालूम है कि पप्पू यादव जी को किस तरह से देखा जाता था, उनका इतिहास क्या है। और ये इस तरह की जब बात बोलते हैं तो क्या दिन कोई शोभा नहीं देता होगा? प्रदेश की जनता जानती है बहुत अच्छे से कि पप्पू यादव जी किस नाम से जाने दे। अगर गूगल भी कीजिए तो आपको लगेगा डॉन पप्पू यादव, मतलब जो गुंडा, उसके हिंदी में मतलब गुंडा पप्पू यादव। अब ऐसे लोग इस तरह की बात करेंगे जिसका कोई, अरे भाई FIR लग कीजिए। अगर आपको, हम कभी बार बार कहा हमने कि कभी भी पॉलिटिकल वायलेंस हम नहीं बर्दाश्त करते हैं, ना इसका समर्थन करते हैं, ना करने देते हैं। हम विक्टिम हैं। का इतिहास याद करिए, अमित शाह को तरी पार कर दिया गया। अरे हमें और दंगा का आरोप है नरेंद्र मोदी पर।
पप्पू जी आप और आप जैसा यहूदी, बीमारी है, आप जैसा यहूदियों को हम जानते हैं, जरा जनता की आवाज सुनिए। आप जैसे यहूदियों को हम जानते हैं, बोलने की बीमारी आपको। पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, आप जैसे पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, मैंने पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, मैंने पहले दो नामों पे कोई आपत्ति नहीं की। पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, जफर साहब, यू विल रिस्पॉन्ड लेटर। लेकिन पप्पू यादव जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं। आप हमारे मेहमान हैं, अतिथि हैं। पहले दो नाम जो आपने लिए वो पॉलिटिकल स्फीयर से थे, इसलिए मैंने उस पर कहीं नहीं टोका। लेकिन जैसे ही आपने तीसरा नाम लिया और कहा, जफर इस्लाम साहब को कहा कि आप जैसे यहूदी, उस पर मैंने टोका। मैं चाहूंगा गरिमा बनी रहे और गरिमा के साथ बातचीत रखी जाए। आपको बात पूरा मौका, मैंने दो नामों पे नहीं दिया, मैंने दो नामों पे बिल्कुल आपत्ति नहीं की और मैंने आपको बोलने दिया क्योंकि जब बीजेपी के प्रवक्ता यहां पे मौजूद हैं और वो बोल सकते हैं, वो अपने को डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही तीसरा नाम में आपने कहा कि आप यहूदी, तो वहां पे मुझे आपत्ति थी, इसलिए मैंने आपको टोक दिया, जफर पप्पू यादव जी। आप बिल्कुल विनम्रता के साथ और बड़ी धैर्य के साथ हम चलेंगे। मैं चांस देता हूं जफर साहब प्लीज कंप्लीट, जफर साहब प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। हाँ बिल्कुल कंप्लीट करिए सेंटेंस। मैं कोई पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये कहना भगवा गुंडा और ये इस तरह की बात जो शब्दावली है वो न किसी को शोभा देता है। अगर पार्टी के चीफ है तो उसके हिसाब से चीफ के जैसा तो बिहेव कीजिए ना, या आप क्यों गुंडे की तरफ आप शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ आप पुलिस स्टेशन में अर्जी दीजिए, FIR करवाइए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसको पुलिस सख्त सजा दे। इसका एडवोकेट मैं करता हूँ। देखिए, हम पॉलिटिकल वायलेंस को ना, हमने पहले भी कहा, ना हम सपोर्ट करते हैं, ना हम तो खुद विक्टिम है। वेस्ट बंगाल में, केरला में हमारे कार्यकर्ताओं को किस तरह से पीटा जाता है आपको खुद देखा है, कितने को मौत के घाट उतार गया। कभी आपने बोला उसके बारे में? नहीं बोलिएगा, इसलिए कि आपको तो सिर्फ राजनीति चमकाने का मौका मिलना चाहिए। अरे भाई, अगर आपका कोई या किसी के भी पार्टी का अगर किसी को इस तरह से पॉलिटिकल वायलेंस का विक्टिम हुआ है, आप उसके लिए आवाज उठे। लेकिन सिर्फ आप तो देखते हैं नहीं, बंगाल में जब होता है तो मुंह चुप रहता है, आपका बंद रहता है। जब केरला में होता है तो आप बोलते नहीं, आप मुझे यहूदी बोल रहे हैं, कल को कुछ और बोलेंगे। मैं तो सिर्फ आपको बोला गुंडा, इसलिए नहीं बोला कि हम बोल रहे हैं। जफर साहब ये वर्ड नहीं एक्सेप्ट किया मैंने, जफर साहब ये वर्ड मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, ये वर्ड एक्सेप्ट नहीं किया। लिहाजा हालांकि कोई वो बात नहीं, लेकिन मैं इस बात को जो कोई इररिलेवेंट है, रिलेवेंट नहीं है, मैं उसको नहीं लूंगा डिबेट में, कतई नहीं लूंगा, कतई शब्द नहीं, मैं वो वर्ड लूंगा ही नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैंने पप्पू यादव जी को टोक दिया इस बात के लिए। हाँ ऑफ कोर्स, आई नो सर, आई नो इररिलेवेंट है तो इररिलेवेंट है, कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं। और वो मैंने इसीलिए टोका। वक्त नहीं, छोटे से ब्रेक के बाद में फिर आता हूँ। आपके सवाल होंगे, आपका एजेंडा होगा, आपका मुद्दा होगा और पूछूंगा मैं आपके सामने। वक्त नहीं, छोटे से ब्रेक के बाद में फिर आते हैं। और आज बात हो रही है बिहार चुनाव की। यहाँ बिहार चुनाव के आगाज हो चुका है, चुनाव के डेट्स यानी तारीख की घोषणा हो चुकी है और अब बात बिहार चुनाव की आज हो रही है। ये बात सच है कि जहां से मैंने शुरुआत किया था आज के प्रोग्राम की, और ये कहा था कि मुंबई में आज से कोई 2-2.5 महीने पहले ही बिहार चुनाव की गमक सुनाई पड़ रही थी और आवाज आने लगी थी। अशोक वानखेड़े जी ने भी उस बात का जिक्र किया था। मैं पप्पू यादव जी आपके पास आना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि जो मुंबई से आवाज उठी थी, या मुंबई में जो कुछ घटनाक्रम था या जो तमाम घटनाक्रम अभी भी चल रहा है, उसका बिहार चुनाव पे कितना असर हो रहा है? बिहार चुनाव में वो मुद्दा कहां पर है, किस जगह पे खड़ा है? बीजेपी ने तो बहुत साफ उनके तो पोस्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं पप्पू यादव जी। पॉलिटिशियन हमेशा इस्तेमाल करते हैं ऐसी राजनीति को, लाश पे राजनीति, सेंटीमेंट पे राजनीति। सबसे पहले 2 घंटे के बाद हम उन परिवार से मिले थे, सुशांत पूर्णिया से, हमारे घर का बहुत ही एक ऊर्जावान भाई था हम लोगों का, और हमने CBI इंक्वायरी की मांग 2 घंटे के बाद की थी। लगातार 1 महीना तक सड़कों पर थे। 15 दिनों तक किन्हीं को फुर्सत नहीं थी कि उनके परिवार में जाओ। 1.5 महीने तक नीतीश कुमार ने एक बार आवाज़ नहीं खोली। लगातार सुशांत फैंस एसोसिएशन और सुशांत को चाहने वाले देश और दुनिया के लोग सड़कों पर थे। तब तक इन पॉलिटिशियन को कोई मतलब नहीं था। पॉलिटिशियन के लिए मतलब तब होता है जब चैनल पर किसी चीज़ों पर
कोई वायरल होता है तब उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। मैंने तब भी कहा था कि रिया चक्रवर्ती और द मर्डरर, तो लोगों को बड़ी आश्चर्य हुआ कि पप्पू यादव डायरेक्ट कैसे, मैंने एक एक पहलू को बताया था। आज जब सीबीआई इंक्वायरी की मांग हो गई और हम हाईकोर्ट मॉनिटरिंग के नेतृत्व में चाहते हैं कि कोई हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में साल भर के अंदर चार्जशीट करके उस पर सजा हो, ये आवश्यक है। जो चारा घोटाले में भी हुआ था, इस पर कोई गंभीरता से नहीं दिया और हम ड्रग्स में उलझाए जा रहे हैं और लगातार बिहार बिहारी। अभी रघुवंश बाबू जब मरे, जिसको इन्होंने ब्रह्म बाबा कहते थे, कोई सम्मान नहीं किया। यूपीए ने उनको मंत्री बनाया, मनरेगा गलत कहते थे, वो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री थे, फिर यहाँ इस्तेमाल करने लगे। आज नीतीश कुमार उनके घर चले गए। इनसे ये जब कभी नरेंद्र सिंह को, कभी प्रभुनाथ सिंह को, तब इनके लिए और कोई होता नहीं है, सबको ये बेइज्जत करते हैं। अभी भारत के किसानों के सवाल पर जब एक बिल आया राज्यसभा में, जिस तरीके से वॉइस पर ही पूरी की पूरी देश की लोकतंत्र को समाप्त कर दी गई, पूरा इनके मंत्रिमंडल से रिजनेशन हो गया। बादल खिलाफ थे, वायएसआर खिलाफ थे, और जिस तरीके से हरिवंश ने काला अध्याय लिखा और उस हरिवंश को भी इन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इनको याद नहीं आता है कि गुजरात में किस तरीके से एक एक बिहारी को पीट करके भगाया गया था। इनको याद नहीं आता है राजस्थान में किसान वाली बात पे, किसान बिल वाले, इनको याद नहीं आता है कि 80 लाख 80 लाख मजदूरों को पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। इनको याद नहीं आता है कि इन्होंने किस तरीके से कोरोना वायरस में बिहारियों को पीटा और बिहारियों को गाली दिया। आपने सवाल पूछा था सुशांत सिंह राजपूत से किसानों तक पहुंच गए। प्रश्न ये है, सुशांत सिंह राजपूत के लिए पप्पू जी कहते हैं कि मैंने एक राजनीतिक रास्ते पे आ गए, सुशांत सिंह को न्याय मिलना चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत के अकेले बिहार के आदमी जिन्होंने आत्महत्या की। सुन लीजिए पप्पू जी, सुन लीजिए पप्पू जी, सुन लीजिए मुझे, पप्पू जी पूछने दीजिए आप। राइट सर, सुन लीजिए पप्पू जी, सुन लेते हैं। सुनिए, जब बिहार का मजदूर गुजरात में पीट रहा था तो आप कहाँ थे? जब एक 14 साल का लड़का बस्तर के 5 महीने बस्तर में हम गुजरात में थे, हम गुजरात में थे, हम गुजरात गए थे, हम गुजरात में थे जब मंत्री पीट रहा था, हम पर हमला करने की कोशिश में थे, गुजरात में था। आपको लड़नी थी लड़ाई तो आप सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई। पप्पू जी सुनिए, पप्पू जी अभी पप्पू जी आप सुनिए, पप्पू जी सुनेंगे ना, पप्पू जी सुनते तो है ना, सुनिए ना जी। अशोक जी बोलिए, अशोक जी बोलिए। सुन रहे ना तो आप हमारी भी बात सुन लीजिए। तमाम बिहार की इशू थे, आप तो रास्ते पे नहीं आए। बाढ़ में 34 लाख लोग नीचे चले गए, पानी के हाथ तो नहीं रास्ते पे आ गए। आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए 15 दिन तक रास्ते की लड़ाई लड़ी और सीबीआई की मांग करी। क्यों आपने सीबीआई की मांग नहीं करी? आपने एक लड़का 14 साल का लड़का 5 महीने तक कैसा जेल में रहता है? नाबालिग लड़का जेल में कैसा रहता है? इंडियन बड़े उसके बाद एक्शन हुई, सरकार ने माना, उसकी सीबीआई ठीक है पप्पू जी, ठीक है। अशोक जी एक कॉलर है गांधीनगर से। अशोक जी गांधीनगर गुजरात से एक कॉलर है, मैं आपको देता हूं फिर से मौका। गांधीनगर गुजरात से एक कॉलर है। जी जनाब, नाम जानना चाहूंगा आपका। नमस्कार प्रतीक भाई, डॉक्टर मयूर जोशी बात कर रहा हूँ गांधीनगर गुजरात से। पप्पू जी ने यहाँ पे गुजरात से ही शुरुआत की है, तो मैं एक तो जफर भाई को बधाई दे रहा हूँ राज्यसभा एमपी बनने की। और पप्पू जी, तो मेरा यहाँ सबसे प्रश्न है, मैं बीइंग ए गुजराती, मुझे यहाँ पे लोग गुजराती बिहारी कहते हैं और मुझे फक्र है कि मैं गुजराती बिहारी हूँ। तो मेरा सीधा सवाल सबसे है कि भारत में इतने IAS बहुत बतेरो सर्विसेज के लोग देते हैं हर साल बिहार, पर बिहार की राजनीतिक पार्टियां, बिहार की विभिन्न सरकार, मैंने आरजेडी भी देखी और जेयूडी की भी सरकार देखी है, तो इन लोगों ने क्या बिहार में लोगों को पलायन करने के लिए क्यों अवसर नहीं खड़े किए, जिसकी वजह से बिहारी लोगों को पलायन करना पड़ता है? आप खुद पूरी दुनिया का ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या आप बिहार में क्यों कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही? ऐसा क्या कारण है कि आप लोगों के लिए अवसर नहीं दे रहे हैं? इसका जवाब अशोक जी यही सवाल उठा रहे थे। अशोक जी शुक्रिया, जोशी जी शुक्रिया। अशोक जी यही सवाल उठा रहे थे। आरजेडी के प्रवक्ता यहां पे मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहता हूं, ये जो सवाल है बहुत संजीदा सवाल है। आपने बड़े अच्छे, बहुत आसानी तरीके से, हम महाराष्ट्र पे भी सवाल लगा देते हैं, गुजरात पे भी सवाल लगा देते हैं, लेकिन आज सवाल गुजरात से पूछा गया है और सवाल यह पूछा गया है कि
जिस अस्मिता की, जिस स्वाभिमान की बात होती है, वो स्वाभिमान तब क्यों नहीं जगता जब आप इंडस्ट्री लगाने की बात आती है? तब वो स्वाभिमान क्यों नहीं आता है वहां पर? क्यों नहीं आप खड़े होते हैं? चुनाव बिहार के हैं ना, ये मुद्दा तो आएगा ना। मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर नवल किशोर जी से। नहीं, ये सवाल का जवाब तो जेडीयू और बीजेपी को देना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री 2015 में, क्यों आप नहीं सत्ता में थे? क्यों आप सत्ता में नहीं थे? आप सत्ता में नहीं थे सर? सर ना 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 सर, आप भी तो सत्ता में थे, आप भी तो सत्ता में थे डॉक्टर नवल किशोर। सत्ता में थे हम। उस समय बिहार के लिए जो जरूरी था वो हमने किया। सामाजिक विकास, राजनीतिक हिस्सेदारी के मुद्दे पे आज आप गिनाएंगे डॉक्टर नवल किशोर, आज आप गिनाएंगे डॉक्टर नवल किशोर, आज आप नो बीजेपी के प्रवक्ता से मैं सवाल पूछूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता से और एक वाजपेयी जी से भी यह सवाल पूछूंगा। लेकिन डॉक्टर नवल किशोर, आज आप गिनाएंगे कि जब आप सत्ता में थे तो आपने कितनी इंडस्ट्रीज को यहां पे किया और आपने कितनी इंडस्ट्रीज को फलने फूलने के मौके दिए, कि क्या सड़कों पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, क्या जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उस पे क्या काम हुआ? मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर नवल किशोर, वेरी स्पेसिफिक। आपने पूछा था ना कि सवाल क्या है आपका, यही मेरा स्पेसिफिक सवाल है आज। जी, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू टाइम, व्हाटएवर टाइम यू वांट, आई विल गिव यू। 1990 से 2005 के बीच में जो सबसे जरूरी सवाल था बिहार में, वो था सामाजिक मुक्ति का। और सामाजिक स्तर पे कोई भी देश में यह मानेगा कि लालू जी का जो योगदान है सामाजिक उत्थान में, राजनीतिक हिस्सेदारी में, उस पर कोई डिबेट नहीं है। ये आप भी मानते हैं और विरोधी भी मानते हैं। जहां तक अर्थव्यवस्था का विकास है, 1990 का दौर जो था आर्थिक नीति का था। लालू जी जिस समय काम कर रहे थे उस समय उन्होंने कई सारे काम किए जिससे सामाजिक उत्थान हुए, राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। और अगर आप विकास की बात करते हैं तो पिछले 15 साल में जो उद्योग है, जो फैक्ट्री है, वो लालू जी ने रेल मंत्री छपरा से, नवल जी रोकूंगा, छपरा से कॉल है, छपरा से कॉल है, छपरा से कॉल है। नवल जी आप ही पूरा करेंगे सेंटेंस, आप ही पूरा करेंगे। जफर इस्लाम साहब आप भी बात करेंगे, लेकिन मैं छपरा से कॉल लेता हूं। छपरा से कॉल आ रहा जी, बोलिए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सवाल पूछिए सर। जी सर, ये यहाँ पर पैनल में जितने भी नेता बैठे हुए हैं उनसे हमारा मतभेद है कि ये जन सामान्य के मुद्दों को छोड़कर ये सेलिब्रिटीज इशूज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे मेरे दिमाग में घूम रहे, जैसे यहाँ पर श्रमिकों का जो जीवन स्तर है जो बहुत खराब है, जिसमें कि जो श्रमिक हैं उनको ना मिनिमम वेजेज मिल पाता है, ना पीएफ मिल पाता है, ना ईएसआईसी की फैसिलिटी मिल पाती है। इवन कि मैं जो ये गणना बता रहा हूँ, ये हमारा आकलन गवर्नमेंट कंपनीज में जो ठेके होते हैं उनके ठेके के कर्मचारियों की स्थिति ये है। और प्राइवेट जो कर्मचारी हैं, जैसे जो प्राइवेट शिक्षक होते हैं, वो लोग जो काम करते हैं उनको भी। फोन कट गया, लेकिन मैं एलजेपी के प्रवक्ता के पास जाना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं डॉक्टर नवल किशोर, मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। मैं वही सवाल जो डॉक्टर नवल किशोर से पूछा गया वो आपसे क्यों ना पूछा जाए, एलजेपी से, और जफर इस्लाम साहब आपसे। जफर इस्लाम साहब पहले आप रिस्पॉन्ड करेंगे, देन एलजेपी, कि वो सुविधा, वो अवसर क्यों नहीं पैदा किए गए, क्यों नहीं पैदा किए गए? जफर इस्लाम साहब। मैं ये बताना चाहता हूँ, दो सवाल अभी एक कॉलर से किया था और दूसरा ये बात जो आपने सवाल किया। पहली बात तो ये मरावा स्टेट जो है, जो आरजेडी की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने बिहार को मरावा स्टेट कर दिया था, लेकिन अब वाइब्रेंट स्टेट है। और आप देखिए जिस तरह से उसका स्टेट जीडीपी है वो इस बात को दर्शाता है कि वहां पर विकास हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन से ही लोग जो है डर के घर में रहते थे कि लालू यादव के और साधु यादव के जैसे लोग घर में घुस के लोगों को से छीन छान करेंगे, करप्शन। अरे सुनिए नवल किशोर जी, सबको मालूम है कि वहाँ आपकी सरकार क्या करती थी, लोग डर से निकलते रहते, कोई ना तो कोई वहाँ पर शासन था, सिर्फ करप्शन था, करप्शन। अब देखिए वहाँ कम से कम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वहाँ पर एक ऐसी सरकार है जो जनता के हित में सोचती है, जनता के लिए प्यार के लिए सोचती है। लालू यादव तो सिर्फ लूटने का काम किया। आप बताइए, लालू यादव के परिवार के लोग सुनेंगे। डॉक्टर नवल मैं टाइम दूंगा आपको। डॉक्टर नवल मैं टाइम दूंगा। डॉक्टर नवल मैं आपको टाइम दूंगा। मैं तो कह रहा हूँ पूरे बिहार से
पूरे बिहार से आप पूछ लीजिए नवल किशोर जी, मैं तो बिहार का हूं ना, मैं पूरे बिहार से पूछ लीजिए, एक ही बात आएगी। मैं आपसे ज्यादा बिहार का हूं। अरे सुनिए तो सही, आरजेडी के बारे में एक ही बात आएगी क्या? अरे हाँ, आपको सब मालूम है, लालू यादव जेल में बैठे, ये मालूम है कि नहीं? करप्शन ज्यादा मालूम है कि नहीं? जिसको जेल में रहना चाहिए, अरे ये मालूम है कि नहीं? कि अभी नहीं मालूम है? बहुत मालूम है। तो बताइए कौन सा घोटाला किया था? आपके दल में चारा घोटाला किया, उसका से घोटाला किया, माल पानी जमा किया, उसके अलावा क्या किया? सुन लीजिए, चोरी करते हैं आप लोग। अरे भैया नवल किशोर जी, आपने प्रदेश को तो लूट लिया और वहाँ करप्शन के साथ साथ वहाँ जो शासन तो खत्म हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, लोग डरने लगे, जैसे जंगल राज कर दिया आपने। अब देखिए क्या बात करेंगे लोग ठीक है डॉक्टर नवल किशोर जी, पप्पू यादव जी, अशोक जी वांट टू मेक अ पॉइंट, बहुत जल्दी अशोक जी अशोक जी कुछ पॉइंट करना चाहते हैं। जी अशोक जी जल्दी, अशोक जी भाई इस बात को भूल गए हैं कि हरियाणा में वो चौटाला के साथ पार्टनर है। चौटाला भी तो जेल में है। जब चौटाला जेल में है और उसके साथ वो पार्टनर बन सकते हैं, तो यार लालू यादव पे क्यों इतना ऑब्जेक्शन? प्रश्न ये है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज हमाम में नंगी है, सभी करप्शन के साथ है, सभी को सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए कुछ भी जोड़ भाग करने को तैयार है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि सभी लोग हमाम में नंगे हैं। पप्पू यादव जी, सभी लोग हमाम में, पप्पू यादव जी तवज्जो चाहूंगा, पप्पू यादव जी तवज्जो चाहूंगा, आपका ध्यान चाहूंगा। पप्पू यादव जी सभी पॉलिटिकल पार्टी हमाम में नंगी हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी हमाम में नंगी हैं। यह सवाल अशोक वानखेड़े जी ने किया। सभी को सत्ता चाहिए, आपको भी सत्ता चाहिए, आपको भी चाहिए। देखिए, यदि मुझे सत्ता चाहिए होता तो हम एफिडेविट के साथ कोर्ट में एफिडेविट दे करके 30 साल बनाम 3 साल, कोई एक व्यक्ति हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं आया। कोरोना वायरस में 70 लाख लोगों से मिल चुका हूं मैं, आज 6.5 महीने हो गए, मैं अपने माँ पापा बच्चे और पत्नी से मुलाकात नहीं हुई है। 2.5 महीने से लगातार उत्तर बिहार के 19 जिलों के बाढ़ों में ट्रैक्टर पर ठोलों पर रहा और 76 दिन लगातार लगभग 16 करोड़ रुपये, कभी 10,78,000 किट, 500 तो लड़ेंगे ना चल के हाथ में, तो चुनाव तो लड़ेंगे ना, अकाउंट से मजदूरों के बता रहे हैं, तो चुनाव तो लड़ेंगे ना, पैसा डाल नहीं। चुनाव लड़ने का चुनाव लड़ने की बात देखिए, जब मैं राजनीति करता हूँ चुनाव लड़ूंगा, इसके लिए मैंने पहले ही कह दिया है कि किसी भी परिस्थिति में, मैंने पहले कह दिया है कि किसी भी परिस्थिति में 80% जो 60% यूथ और ITN इंजीनियर ऐसे लोगों को टिकट की बात मैंने की है। मैंने आपको पहले ही, आप मेरा शपथ पत्र देख लीजिए और प्रतिज्ञा पत्र को देख लीजिए, और मैंने पहले ही कहा कि दलित और अत्यंत पिछड़ा में से कोई काबिल आदमी, मैंने यह बात चिराग जी से भी आग्रह किया था, लगातार मैं अत्यंत पिछड़े और या अन्य लालू यादव जी से भी मैंने आग्रह किया था कि आज नीतीश कुमार जी का परसेप्शन नहीं है, आज परसेप्शन लालू यादव जी, एक परिवार में आप 2 डिप्टी CM बना लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। आंध्रा में 5 डिप्टी CM है, आप 7 डिप्टी CM बना लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। अब विभिन्न समाज के लोगों को बनाइए जो काबिल आदमी है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आज हालात है, इनको बहुत बड़े लगते हैं कि मैं बहुत बड़ा तोपखान हूँ तो अकेले चुनाव लड़ ले, समझ में आ जाएगी कि क्या परिस्थितियाँ हैं। आज बिहार को कहाँ पहुँचा दिया गया। ये बिहार भारत सरकार का जो नीति आयोग है, उन्होंने अंबिकापुर से एक फोन है, कॉलर है जी, अंबिकापुर से एक कॉलर है, मैं आता हूं वाजपेयी जी आप कॉलर के बाद, अंबिकापुर से एक कॉलर है, अंबिकापुर से। सुनील जी बोलिए, टेलीविजन की ऑडियो कम करिए पहले सर, टेलीविजन की ऑडियो कम करिए जी, बोलिए जी। हमारे यहाँ ये जो समाज के तथाकथित, जी सर, ये हमारे यहाँ जो तथाकथित समाज के जो ठेकेदार हैं, जो देश के विकास की बातें केवल कर रहे हैं टीवी पे बैठ के,
ये लोग वास्तविक मुद्दा से भटक क्यों जाते हैं सर? और ये लोग वास्तविक में गरीबी मिटाने के लिए तो कोई काम करते नहीं है, केवल सत्ता पाने के लिए ही प्रलोभन देते रहते हैं और टीवी पे बैठ के उल जलूल बातें करते रहते हैं। आज वर्तमान समय में जो लाठी डंडा चलते दिखाई दे रहा है, ये सभी पार्टियों का यही हाल है सर। और सभी पार्टियों में ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं जो लाठी डंडा ही केवल चलाते हैं, और कोई भी जब सही बात कहता है तो उसको दबाने के लिए उसके ऊपर अनेकों प्रकार के प्रयास करते हैं और उसको दबा देते हैं। ऐसा देश में कब तक चलेगा? कब तक चलेगा सर वाजपेयी जी? ये सब कब तक चलेगा? सारी पार्टियां एक जैसी हैं। अशोक वाजपेयी जी ने भी कहा अवाम में तो सभी नंगे हैं। अशोक वाजपेयी जी एक छोटा सा नहीं, ऐसा नहीं है कमेंट, उसके बाद में ऐसा नहीं है। अशोक जी को ज्यादा एक्सपीरियंस है, सारे नंगे नहीं है। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग गड़बड़ करते हैं और उनको कानून के हिसाब से कानून अपना काम करता है। देखिए ऐसे ना हंसिए, ये हंसने का विषय नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। सारे कैसे नंगे हो जाएंगे? क्या सारे पत्रकार गड़बड़ है? क्या सारा प्रेस गड़बड़ है? क्या सारा जुडिशरी गड़बड़ है? ये इस तरह से कैसे कह सकते हो सबके सब गड़बड़ है? आपका डीजीपी जिस राज्य का डीजीपी नौकरी छोड़ के चुनाव लड़ने की बात करता हो, उस देश उस राज्य का पुलिस अपराध कर दिया उसने? होगा। अरे सुनो ना, ये उसका डेमोक्रेटिक राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है प्रतीक जी। अगर वो रिजाइन कर दे या राइट है सर, ऑफकोर्स राइट है सर, ऑफकोर्स राइट है सर। नहीं, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बीजेपी हो या आम आदमी हो, जो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है वो चुनाव लड़ेगा। देखिए ये कोई अपराध थोड़ी है। कैसी सर चुनाव लड़ने के लिए वाजपेयी जी चुनाव लड़ने के लिए वक्त है। छोड़ ब्रेक के पॉइंट के हिस्से में आना चाहता हूँ मैं बिल्कुल ब्रेक के हिस्से में आना चाहता हूँ क्योंकि वक्त थोड़े से ब्रेक का है। ब्रेक पे आऊंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है चुनाव लड़ना। ऑफ कोर्स यू हैव राइट, आपके पास अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन जनता को ये लगता है कि चुनाव लड़ा गया और उसके बाद जनता कहीं पीछे छूट गई, ये उसका एक दुख है, दर्द है, और इसीलिए वो तमाम बातें सवाल उठाता है। मैं आऊंगा, लौटूंगा वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप अपने सवाल तैयार रखिए, फोन नंबर हमारे पास स्क्रीन पर है सामने, पूछिए। लौटता हूं वक्त छोटे से ब्रेक का। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और बगैर वक्त गवाए सीधे कॉलर के पास जाएंगे जो कि मुजफ्फरपुर बिहार से बात कहना चाह रहे हैं अपनी। जी बताएं साहब। ये सर जो बिहार में एक सहारा इंडिया कंपनी है, सहारा इंडिया कंपनी है, सहारा इंडिया कंपनी में जो है सो बहुत सारा पैसा करोड़ों रुपया जमा है, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि ये थोड़ा फाइनेंस मिनिस्ट्री और नरेंद्र मोदी साहब सर तक बात पहुंचाया जाए। राइट सर, आपका सवाल लिया और कंपनी और खासतौर से जो संबंधित विभाग का आपने नाम लिया, वहां तक वो बात पहुंची होगी और जरूर पहुंचेगी और आपका जो पैसा है वो आप तक मिले और बाकी लोगों को मिले, ये ऐसा उसे उम्मीद और ऐसी आशा रखता हूं मैं। लेकिन सवाल ये था कि जो सवाल आया था जब मैं ब्रेक पे गया था उससे पहले, वो ये था कि करण जौहर से भी पूछताछ हो सकती है। रकुल प्रीत ने ड्रग रखने की बात भी मान ली है कि वो रिया के लिए ड्रग रखती थी। ये तमाम खबरें जो लगातार पिछले 3 महीने से और इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें जो लगातार आ रही थी, जिसका इनिशिएशन अगर कहें तो सुशांत के ये हुआ था कि उनको न्याय मिले, वहां से बात शुरू हुई थी। तो ये बात अब बिहार चुनाव में डेट आ गई और बिहार चुनाव अपने आगाज पे हो गया, तो तमाम सारी चीजें जुड़ी हुई थी। लेकिन ये खबर अगर पूछा जाए कि अब कितना असर डालेगी वहां बिहार के चुनाव पे, एक सवाल था। दूसरा सवाल ये था, लोगों ने पूछा कि आपकी नजर में, मेरी नजर में, जो मैं प्रोग्राम करता हूं, उनकी नजर में क्या खबर सबसे बड़ी होनी चाहिए या इस वक्त लगती है। तो ये खबर है, इंपॉर्टेंट है, सारी खबर है, चल रही है। किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, लेकिन मेरे हिसाब से भी एक मुद्दा और भी है, और वो ये है कि मास्क और 2 गज की दूरी और सही समय पे इलाज मिले और लोगों को अस्पताल में जो भी संकट में है लोग, उनको अस्पताल में भर्ती हों और वो सारे उपचार उपकरण उपलब्ध हों। ये मेरे हिसाब से बड़ी खबर है और ये इसको डिस्कस होना चाहिए। और मैं सीधे रुख करना चाहूंगा अशोक वानखेड़े जी से, लेकिन अगर अशोक वानखेड़े जी संपर्क में हैं तो उनसे बात, नहीं तो AK वाजपेयी जी कुछ बात कह रहे थे तो मैं ब्रेक पे गया। AK वाजपेयी, अशोक जी आता हूं मैं जी। अच्छा अशोक जी बात कंप्लीट कर दी है, फिर मैं वाजपेयी जी के पास जाना चाहता हूं। नहीं देखिए नीरज जी, सवाल यही है,
हर इंसान यही पूछ रहा है, बिहार की जनता भी ये पूछ रही है कि चुनाव में मुद्दे कौन से होने चाहिए। मुद्दे आपको इमोशनल करके आप सुशांत सिंह राजपूत की बात करते हो, या आपके नेताओं को पूछ लेना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत पे सीबीआई की इंक्वायरी मांगते हो। एक पुल 1 महीने के अंदर बह जाता है, एक रोड का उद्घाटन कहने के एक रात पहले ही वो रोड वॉश आउट हो जाता है। सीबीआई इंक्वायरी इस पे भी होनी चाहिए। लोग पूछेंगे सवाल, हेल्थ को लेके पूछेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके पूछेंगे, शिक्षा को लेके पूछेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को लेके पूछेंगे। लॉ एंड ऑर्डर इतनी अभी भी बिहार की वो ठीक नहीं है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर, दिन दहाड़े यदि एटीएम लूटा जाता है, पटना में यदि डकैती होती है दिन दहाड़े, ज्वेलरी शॉप लूटे जाते हैं, गैस एजेंसी लूटी जाती है, ये तमाम बातें हैं। ये इन तमाम बातों का जवाब देना चाहिए और ये सरकार को देना पड़ेगा। आप कब तक इमोशनल बातों पे और गाजर दिखा दिखा के और लॉलीपॉप दिखा दिखा के चुनाव जीतते जाएंगे? यही बिहार का हाल जब से देश आजाद हो गया तब से आज तक है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोलता, सभी लोग वहां सत्ता में थे, सभी ने सत्ता का मक्खन चखा है, लेकिन जनता आज भी भूखी है, भूखी थी और भूखी रहना नहीं चाहिए, ये हमको लगता है। इसलिए ओरिजिनल इश्यूज उठाने चाहिए और ये पॉलिटिकल पार्टीज को तय करना है। जब आप ए.के. वाजपेयी साहब, ए.के. वाजपेयी जी, समय कम है। ए.के. वाजपेयी जी, देन जफर इस्लाम, पप्पू यादव एंड डॉक्टर नवल किशोर। ए.के. वाजपेयी जी प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। इनिशिएट कर दिया उन्होंने, अशोक वानखेड़े जी ने इनिशिएशन कर दिया। देखिए ऐसा है, कोई भी चुनाव जब ही जीता जाएगा जब जनता हमको मेजॉरिटी देगी और वोट देगी, और जनता बहुत विवेकपूर्ण इस्तेमाल करती है अपने दिमाग का। जनता जानती है अगर किसी राज्य में या किसी देश में बार बार नेता जीतता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जनता का विश्वास है। और आज का जो प्रेजेंट मौजूदा केंद्र में सरकार है प्रधानमंत्री की, उन्होंने ही 5 साल पहले 1,40,000 करोड़ रुपया दिया था बिहार को। और एक बात क्यों भूल जाते हो, हमारी पार्टी के तो पास जो असेट्स है वो किसी के पास नहीं है। 50 साल से माननीय रामविलास पासवान जी मंत्रालय संभालते हैं और हर मंत्रालय में डेवलपमेंट का काम किया है, तो उसको ना भूलिए ना जी। और हमारा विजन क्या है उसको भी बिहार की जनता देख रही है। एक एनर्जेटिक नेतृत्व अगर आएगा तो उसमें किसी को क्या एतराज है। और लालू जी का तो हाल बताया अभी, कहाँ है भाई नवल किशोर जी, लालू जी कहाँ है, कौन सी जेल में है और क्यों जेल में है, ये जनता ने देखा है, भली भांति देखा है। अभी ये तेजस्वी यादव आ गए, क्या क्वालिफिकेशन है इनकी, नहीं क्या क्वालिफिकेशन है इनकी बताइए जरा, कितना पढ़े लिखे हैं, ये भी किसी के केसों में इन्वॉल्व है। मतलब क्या विजन दोगे, क्या आपका तजुर्बा है, क्या आपकी राजनीतिक समझ है, ये चीजों को तो जनता देखेगी ना। देखिए चुनाव में जनता एक मुद्दे पे नहीं जीतती। डॉक्टर नवल किशोर, डॉक्टर नवल किशोर, डॉक्टर नवल किशोर, उसकी डॉक्टर नवल किशोर, उसके हिस्ट्री को देख के तब वोट देती है। राइट साहब वाजपेयी जी, डॉक्टर नवल किशोर, डॉक्टर नवल किशोर जी जवाब दीजिए। डॉक्टर नवल किशोर जी का टाइम, डॉक्टर नवल किशोर जी, डॉक्टर नवल किशोर। 34 बच्चियों के साथ जो घिनौने कांड हुए उसको जवाब कैसे देंगे? सृजन घोटाले का जवाब कैसे देंगे? वो जो ब्रिज रोज दिन दहाड़े टूट जाता है उसका जवाब कैसे देंगे? जो जदयू के एमएलए कार्यकर्ता के घर में घुस के गोली चलाते हैं उसका जवाब कैसे देंगे? पटना में जो बारिश का पानी से नहीं बच पाता है पटना, उसका जवाब कैसे देंगे? बाढ़ में 74 करोड़ लोग बेघर हो जाते हैं और बाढ़ को हर साल लूट की घटना बनाती है सरकार, उसका कैसे जवाब देंगे? नीतीश कुमार से वो इतने खुश हैं तो उनकी परेशानी क्या है ये बताए ना। वो लालू यादव ने बिहार को सामाजिक विकास दिया, राजनीतिक हिस्सेदारी दिया। जब रेल मंत्री थे तो बिहार को 3 फैक्ट्री और पूरे देश में गरीब रथ चलाया। पूरे देश में रेलवे को 1 लाख करोड़ मुनाफा दिया और उस रेलवे को एनडीए सरकार बेच रही है, उसको खाते का सौदा बना रही है, पूरा देश जानता है। और लालू यादव के विकास और समावेशी विकास के विषय में पूरे देश के जनता को मालूम है। और आपकी परेशानी यही है लालू यादव से। और लालू यादव ने 2015 में एक बड़ी शिकस्त देकर एनडीए और बीजेपी को बता चुकी है कि बिहार में आपके झांसे में लोग नहीं। पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, मैं आ रहा हूँ, कॉलर के पास आ रहा हूँ, चित्रकूट के कॉलर में आता हूँ। पहले पप्पू यादव जी, राइट सर, डॉक्टर नवल जी हो गया जी, डॉक्टर नवल जी, पप्पू यादव जी। जी बताया जाए। पप्पू यादव जी, सामाजिक न्याय के मामले में लालू जी ने, जी आप बोलिए सर। उन्होंने कहा सामाजिक न्याय के मामले में, तमाम सारे मुद्दों के मामले में उन्होंने गिनाया, आरजेडी ने भी गिनाया, वाजपेयी जी ने भी गिनाया। अब आपको गिनाना है कुछ? देखिए एक बात मैं बता दूं,
एक बात मैं बता दूं, यहाँ बच्चे नौकरी मांग रहे हैं। 15 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। 1,44,000 यूथ आत्महत्या कर लिया, जो भारत सरकार की रिपोर्ट है जस्ट इस कोरोना वायरस में। 29% संपत्ति बढ़ गई मुकेश अंबानी की, 39% भारत की संपत्ति घट गई। स्किल जो बाहर से लोग मजदूर आए थे उनको नहीं मिला, वो वापस जा रहा है। 5,32,000 सीट खाली है। नियोजित संविदा आप किसी चीजों को उठा ले, ममता, आशा, टोलामित, डेंटिस्ट, डॉक्टर या किसी भी बिहार की जो स्थिति है, चाहे वो हमारे भीतर रहे शिक्षक का मामला हो, आप उस पर कोई चर्चा नहीं हम लोग करते हैं। हम चर्चा बिहार 26वें नंबर पे, गरीबी चर्चा तो कर रहे हैं, 25वें नंबर पर चर्चा तो कर रहे हैं, चर्चा तो हम लगातार चर्चा में बने हैं इस पर। सर मेरी बात तो सुना जाए। हम उस पे चर्चा 6 लेन 8 लेन 9 लेन नहीं है। मेडिकल और एजुकेशन दुनिया के सबसे निचले पौधान पर है। बाढ़ हमारी जिंदगी को तबाह कर दिया। हम कैंसर, टीबी, दमा, हैजा और 24,000 करोड़ 44,000 करोड़ की हर साल किसानों की संपत्ति बर्बाद होती। 1,24,000 करोड़ की ट्रेन आती, रोड, पुलिया, घर, भैंस, बकरी। किसानों के मुद्दों पर जब बिल आए, किसानों के मुद्दे पर जब बिल आए, सर जब किसानों के मुद्दे पर बिल आए तो आप विरोध करें। किसानों के मुद्दे पर जब बिल आए तो विरोध करें। उसके पॉइंट्स अगर कहीं कोई डिफर है तो उस पर रखा जा सकता है पॉइंट। लेकिन विरोध करने का ये कौन सा है पप्पू जी जहाँ पे मैं वही बात है जफर जी, मैं एमएसपी की बात कर रहा हूँ। मैं एमएसपी देखिए 2006 में जफर साहब प्लीज गलत एमएसपी किया उन्होंने। जो मूल्य समर्थन था उसको नीचे कर दिया। कहीं भी मंडी नहीं है, कहीं भी सीट पप्पू जी सुन लीजिए। राइट सर, पप्पू जी मैंने दिया टाइम, पप्पू जी दिया टाइम आपने। मेरी बात सुनिए, पप्पू जी टाइम दिया मैंने। अरे तो सुन, आपकी बात सुन लिया। आपको मेरी देखिए, आपका जो है आपको ये बोलना बताना पड़ेगा कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जब आई थी तब आपके मुंह में क्यों लड्डू या घी जम गया था, ये बताइए। उस वक्त क्यों गर्दा खा रहा था? उस वक्त यूपीए सरकार पे आपने कुछ आवाज नहीं लगाई। उस वक्त आप बताते भाई कि ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट माना जाए। पप्पू जी ये बात गलत है। पप्पू जी ये बात गलत है। वैसे पप्पू जी ये गलत है बात, सुनना चाहिए। अगर बोल रहे हैं तो सुनना भी चाहिए, ये गलत बात है। जनता की आवाज भी नहीं सुन सकते ये पप्पू यादव, जनता की आवाज। ये कहते हैं जनता, ये कर जनता इनसे बात भी नहीं करना चाहती है, इनसे इसलिए इंगेज भी नहीं कर सकती है। आज जनता जिसको बेहतर समझती है उसको वोट देती है, जो जनता के हित में काम कर रहा है उसको वोट देती है। आज देखिए, आप ये भी लीडर है और बाकी हमारे भी लीडर है, किसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, किसका जनाधार बढ़ रहा है पार्टी का, ये सब देख लिए। अरे भाई, एक जनता के हित की जनता की बात कर रहे, जनता के हित में काम कर रहे, गरीबों के हित में काम कर रहे, बड़े बड़े पैकेज अनाउंस किए, इनको पता भी नहीं है कि हमने पहली बार शुरू किया है कि पेंशन देना गरीब मजदूरों को। हमने पहली बार शुरू किया है किसानों के खाते में पैसा डालना। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर महिलाओं के इस पे किया है। सर एक कॉलर है कुछ कहना चाहते हैं। सर एक कॉलर है चित्रकूट से कॉलर है, कुछ कहना चाहते हैं। जी प्लीज अपनी बात कहिए जल्दी से, टाइम हो गया। हाँ सर नमस्कार, मैं नवीन सिंह चित्रकूट से बोल रहा हूँ। सर मैं विकलांग हो गया 85%। आज तक मुझे कोई सहायता नहीं मिली है सरकार की तरफ से। मेरा आर्यवर्त बैंक में खाता भी चलता था, प्रधानमंत्री सम्मान निधि भी रुका है सर। तो कृपया आप कुछ न कुछ करिए, जफर साहब से कहिए कि कुछ न कुछ। सर ऑफ कोर्स सर राइट सर, अगर आपके परिवार से कोई भी शख्स हो, आप चित्रकूट के डीएम के पास अपनी एप्लीकेशन भेजिए और वेट करिए 1 हफ्ते का। अगर नहीं होता है उसके बाद ये कॉलर लाइन फिर खुली रहेंगी, आप मुझे तत्काल फिर से फोन करिए और उम्मीद करता हूं चित्रकूट के डीएम साहब आपकी इस बात का संज्ञान लेंगे। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर मिलेंगे, होगी बात। बने रहिए हमारे साथ।